अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा न्यू सब्जेक्ट है अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। इसको अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है, या ब्लैक लिटरेचर भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में जो है हम लोग समहाउ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर इसे क्यों कहा जाती है, या अफ्रीकन लोग जो है वो अमेरिका में क्या कर रहे थे। और साथ साथ हम लोग थीम्स पढ़ेंगे कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेरी वर्क्स जो हम लोग पढ़ेंगे, नॉवेल्स, ड्रामा, पोइट्री, उनमें कौन कौन से थीम्स होंगे, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज समहाउ लेंथी एंड अ लिटिल टफ, क्योंकि हिस्ट्री है तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। इफ यू पीपल डिडंट अंडरस्टैंड यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अब सिंपली वर्ड पे देखते हैं अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। अब अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर इसे क्यों कहते हैं, सिंपली वर्ड पे लेते हैं अफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। जो लिटरेचर, जो लोग सपोज, जो अफ्रीकन लोग अमेरिका में रहते थे और जो लिटरेरी वर्क उन्होंने लिखा, दैट इज कॉल्ड अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। जो अफ्रीकन्स, जो अफ्रीकन डिसेंट थे, उन जो यूनाइटेड स्टेट में रहते थे, उन्होंने जो लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। सिंपली जैसे कि सपोज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पाकिस्तानी जो है वो अगर सऊदी अरब जाए, हम तो पाकिस्तानी सऊदी अरब वाले होंगे, ठीक है। पाकिस्तानी जैसे कि पाक सऊदी लिटरेचर, इस तरह, ठीक है। हम जो पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब में रहने लगे, वहाँ के मतलब वहाँ पे इतना रहने लगे कि हमारे जो फिर न्यू जनरेशन जो आ रहे हैं वही भी रहने लगे, और फिर जो वो लिटरेचर लिखेंगे दैट इज़ कॉल्ड पाक सऊदी लिटरेचर, ठीक है। इसी तरह जो अफ्रीकन लोग आए हैं अमेरिका में, जहाँ पर रहते थे सालों से, सेंचुरी से, और जो लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया दैट इज़ कॉल्ड अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। अब बैकग्राउंड पे आते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। इसमें सिंपल बैकग्राउंड भी है कि जो है ये अफ्रीकन अमेरिका में क्या कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारा लिटरेरी वर्क्स के साथ रिलेटेड है कि कौन कौन सा लिटरेचर किस तरह लिख रहे थे, वो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमेरिका जो है वो 1492 में डिस्कवर हुआ, नॉट वो इंडिपेंडेंस नहीं आया इसका, ठीक है, सिर्फ डिस्कवर हुआ। वो जो किसने डिस्कवर किया, कोलंबस ने, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, 1492 में। इसके बाद स्लो स्लो जो जो मेन मेन इवेंट्स हुए हैं, या जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एडिंग में लिखे हुए, स्लेवरी पीरियड। अब 1492 में तो वो डिस्कवर हुई है, ठीक है। अब स्लेवरी पीरियड में क्या था कि अफ्रीकन, अब जो है यूरोपियन वालों ने, यूरोप वालों ने जो है अमेरिका को डिस्कवर किया, सपोज, ठीक है, सपोज नहीं, इट इज़ रियलिटी, ठीक है। जब उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया और उनको बहुत सारी चीज़ें मिले, जो रॉ मटेरियल थे बहुत सारे, ठीक है। तो उन लोगों को अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, लोगों को ज़रूरत थी कि अब उन लोगों की ज़रूरत थी ताकि वहाँ पर जो है वो फील्ड लगा सके, वहाँ पर जो है खेतों में चीज़ें उगा सके, वहाँ पर जो है वो जो रॉ मटेरियल है, चाहे जैसे कि कोयल हो, चाहे जो सोना हो, चाहे चांदी हो, कुछ भी हो, उनको निकालने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो अब इन यूरोप वालों ने क्या किया, उन्होंने अफ्रीका से लोग लिए, उनको स्लेव बनाया और अमेरिका में जाके छोड़ा, जो वो वहाँ पर फिर सदियों तक रहने लगे और वहाँ पर एज अ स्लेव काम कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए स्लेव पीरियड जो 17 से 19 सेंचुरी तक था, ठीक है। अब देखिए अफ्रीकन्स वर ब्रोट टू अमेरिका थ्रू द ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस मीन ट्रांसफर करना, ठीक है, एटलांटिक। ये जो स्लेव ये यूरोपियन लोग लेकर आते थे, वो एटलांटिक ओशियन से उन लोगों को पास किया जाता था और फिर अमेरिका लेकर आते थे ये लोग। तो इसी वजह से इसे, ये जो ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड है, ये जो प्रोसेस था, इसको इसी वजह से ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड कहते हैं कि इन स्लेव्स को अटलांटिक ओशियन से पास करके अमेरिका लेकर आते थे, ठीक है। द ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड वाज अ सिस्टम इन विच मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स वर फोर्सफुली टेकन फ्रॉम अफ्रीका एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू द अमेरिका इज स्लेव्स। अब इन सब को मिलियंस, आप लोग खुद सोचिए, मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स को लेकर आते थे अमेरिका, और वहाँ पर स्लेव बना के उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। मेनी अफ्रीकन्स डाइड ड्यू टू डिजीज, हंगर एंड क्रूरलिटी। अब ये कहा जाता है कि वो शिप्स, ठीक है, शिप्स इतने भर भर कर लेकर आते थे कि वो तो महीनों तक वो सफ़र चलता था। इस तरह तो नहीं था कि ईयर से बाई ईयर आप लोग जाए, ठीक है, तो बस घंटे लग जाते हैं। तो उस टाइम पे तो ऐसी डिस्कवरी कुछ नहीं थे, तो वो शिप्स भर भर के लेकर आते थे अमेरिका। और जब ये लोग शिप्स भर भर के लाते थे तो वहाँ पर ये महीनों तक उनके पास खुराक भी नहीं होता था, महीनों तक उनके पास जो है वो
कुछ भी नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या होती थी, बीमारियां फैल जाती थी और बहुत सारे जो ये अफ्रीकन थे वो मर जाते थे। ठीक है, तो अब खुद सोचिए, ये भी स्लेवरी का स्टार्ट ही है। इवन ये कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते थे वो उन लोगों को जो है मरने तक नहीं छोड़ते थे, बल्कि शिप से डायरेक्ट समंदर में फेंक देते थे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये अफ्रीकन्स, अब देखिए अफ्रीकन किस तरह आए, किस तरह आए, स्लेवरी के एक ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड के जरिए आए जो उन्हें स्लेव बना दिया था। ठीक है, उस टाइम सपोज ये लोग अफ्रीकन आए, ठीक है, फिर वो अगर कुछ कभी लिखते थे या पढ़ते थे या सुनाते थे या गाना गुनगुनाते थे, तो वो क्या था, एर्ली राइटिंग्स और मोस्टली स्लेव नरेटिव्स, लाइफ स्टोरीज ऑफ स्लेव। ये जो स्लेव स्लेव के किस्से होते थे, हम लोग इस तरह आए, हम लोग उस तरह आए, हम लोगों को ये नहीं दिया, हम लोगों को वो नहीं दिया। तब वो जो लिटरेचर लिखते थे या सुनाते थे, मोस्टली लिखते नहीं थे उस टाइम, सिर्फ कहानियाँ सुनाते थे। ठीक है, तो वो लिटरेचर भी तो होता है, तो उस टाइम ये था। ठीक है, उसमें कौन से राइटर थे, फ्रेडरिक डोगलास रोट अबाउट हिज लाइफ इन स्लेवरी, ये एक काम है, उस टाइम फ्रेडरिक डोगलास ने लिखा था, और दैट वाज अबाउट लाइफ इन स्लेवरी। ठीक है, अब ये बात हुई सिर्फ एक, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पर हुआ। दूसरा, अमेरिकन सिविल वार, अब ये तो छल गया। ठीक है, अब अमेरिका में 1861 से 1865 तक जो है एक वार चला। वार क्या था, द अमेरिकन सिविल वार वॉज अ मेजर conflict in the United States fought between the North states and the South states. It lasted from 1861 to 1865 and is one of the most significant wars in America. अब वक्त गुजरता गया, आए ये लोग 17th सेंचुरी में। ठीक है, अब है 19th सेंचुरी शुरू है। ठीक है, 17th सेंचुरी में आए थे, एज स्लेव काम कर रहे थे, 2 सेंचुरी गुजर गए। ठीक है, अब हुआ नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट के दरमियान लड़ाई। किस चीज़ बात की, कि नॉर्थ स्टेट में जो है, नॉर्थ स्टेट मतलब जो नॉर्थ के साइड पे थे और जो साउथ के स्टेट पे थे, साइड पे थे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, नॉर्थ स्टेट के पास जो स्लेव्स थे उनको समहाउ जो है वो फ्रीडम था, समहाउ जो है वो राइट्स मिलते थे। तो तब ये जो है, ये एक लड़ाई छिड़ गई थी उस टाइम पे, नॉर्थ और साउथ स्टेट के है, तो लोग तो वहाँ पे यूरोप के भी रह रहे थे, अफ्रीकन भी थे, अमेरिका के तो अपने लोग वहाँ पर थे ही नहीं। ठीक है, तो हुआ ये कि नॉर्थ स्टेट वाले जो है वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे, और साउथ स्टेट वाले जो थे वो स्लेवरी के फेवर में थे, जो हेड्स थे। इसी वजह से बहुत बड़ा जंग चढ़ा। तो एट द एंड ये बात आई, क्योंकि नॉर्थ स्टेट वाले जो है वो पावरफुल भी थे, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी थे। तो एट द एंड ये हुआ कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, स्लेवरी कौन स्लेवरी, ये अफ्रीकन अमेरिकन की स्लेवरी, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग ही अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी सिटीजन्स, उनके लोग वहाँ पर जो रहते थे वो सारी अफ्रीकन अमेरिकन थे। स्लेवरी 1865 पर ये एक अमेंडमेंट आई थी अमेरिका में। अमेरिका तो फिर जो है वो इंडिपेंडेंस हो गया था अमेरिका का यूरोप से। ठीक है, अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी, वो भी 1793 में, आई थिंक सो 1793 में जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। अब ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, कि जब ये अफ्रीकन अमेरिकन ने कहा कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग जो है सदियों से यहाँ रह रहे हैं, फिर हम पर हमें इस स्लेव क्यों ट्रीट किया जाता है। तब जो है 1861 से 1865 तक जो है वो जंग चढ़ी, और जब जंग चढ़ी तो एट द एंड रिजल्ट ये आया कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब अब किसी को स्लेव नहीं बनाया जाएगा। अब ये बात जो के गई, ये देखिए, स्लेवरी वॉज ऑफिशियली एंडेड बाय द 13th अमेंडमेंट 1865, यहाँ पर स्लेवरी ख़त्म हो गई। अब इस टाइम पे जब स्लेवरी ख़त्म हो गई, तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, लिटरेचर फोकस्ड ऑन फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड राइट्स। अब जो इनका लिटरेचर के थीम्स थे वो था फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड राइट्स, उनका आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा इशू था। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। लेकिन हुआ ये कि साउथ अमेरिका, जो मैंने साउथ स्टेट्स जो मैंने बताया था कि साउथ स्टेट्स जो थे वो स्लेवरी के फेवर में थे, नॉर्थ स्टेट जो थे वो स्लेवरी के खिलाफ थे। अब स्लेवरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन नॉर्थ स्टेट वालों ने एक जो है एक बिल पास किया जिसे जिम क्राउन लॉज कहते हैं। जिम क्राउन लॉ जो है वो 1880 से 1890 तक बहुत ज़्यादा फैल गए। उसमें क्या था, स्लेवरी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये जो वहाँ पर अमेरिकन रह रहे थे और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वहाँ पर इन लोगों ने लॉ बनाई कि इक्वल जगहें बनाएंगे, इक्वल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इक्वल राइट्स होंगे वाइट और ब्लैक के लिए, वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन के लिए, यानी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए और अमेरिकन के लिए, लेकिन अलग अलग से होंगे। लेकिन वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किस तरह था कि वॉशरूम बनाते थे, ब्लैक के अलग थे, वाइट के अलग थे।
स्कूल्स बनाते थे, वाइट के अलग थे, ब्लैक के अलग थे। ट्रांसपोर्ट इवन बसेस का सिस्टम, ये गाड़ियों का सिस्टम भी अलग होता था, लेकिन उसमें ज़मीन आसमीन आसमान का फ़र्क था कि ब्लैक जो है उनके लिए बहुत ख़राब सिस्टम्स थे, उनके लिए सिस्टम होता ही नहीं था, ब्रोकन सिस्टम। लेकिन जो है वाइट के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अच्छे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये होता था कि वाइट वाइट वाले जो है वो अफ्रीकन को अपनी जगहों पे बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। आप लोगों ने ये टिकटॉक पे ऐसे वीडियो पे देखे होंगे कि ब्लैक्स को किस तरह ट्रीट किया जाता था, वो इसी की बात हो रही है, ठीक है। स्लेवरी तो ख़त्म हो गई, फिर भी जो है इस टाइम पे ये सिस्टम चल रहा था, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन फिर भी जो है अपना लिटरेचर लिखते थे। वो इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, अनइक्वालिटी पे, इनजस्टिस पे जो है वो ऑपरेशन सप्रेशन पे लिखते थे, सफरिंग्स अपने लिखते थे कि हम लोग किस तरह होते हैं, ठीक है। फिर आया आर्लिम रेनेसांस। ये जो था ये एक अच्छा पीरियड था अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, कि ये जो है इनके लिए एक खुशखबरी की बात आई थी कि मतलब ये एक मूवमेंट चला चला था, ठीक है। उसमें क्या था कि अफ्रीकन अमेरिकन को समहाउ आज़ादी मिल गई और उनका लिटरेचर जो है वो आगे बढ़ा और वो लोग खुल के लिखने लगे। अब देखिए, the Harlem Renaissance was a powerful cultural, literary and artistic movement in the 1920s and early 1830s। अब आती है बात 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन का क्या हाल हुआ कि इस टाइम पे रेनेसांस रीबर्थ हुआ। किसका? आर्लिम रेनेसां का नाम दिया। आर्लिम जो है वो न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ पर ये लिटरेरी वर्क का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वहाँ पर। तो रीबर्थ ऑफ इनके रीबर्थ ऑफ लिटरेचर का भी इसी तरह था, ठीक है। वो कहाँ पर से स्टार्ट हुआ? आर्लिम से, जहाँ पर ये एक पावरफुल कल्चर और लिटरेरी आर्टिस्टिक मूवमेंट था, जिसमें क्या था, इट मार्क द फर्स्ट टाइम अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, आर्टिस्ट एंड थिंकर्स गेन्ड वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन। वो लिखते थे, वो 14 सेंचुरी से लिखते थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि हुआ इस तरह कि उनका लिटरेचर जो है वो फेमस नहीं होता था, ना कोई पब्लिश करता था, ना कोई तवज्जो देता था, क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन थे। लेकिन अर्ली रेनेसांस के बाद जब ये मूवमेंट हुआ था, तब राइटर्स को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला, वो फेमस हुए और उनके लिटरेचर जो है वो पढ़ने लगे। इट इज़ कॉल्ड हार्लेम रेनेसांस बिकॉज इट वाज सेंटर्ड इन हार्लेम। हार्लेम न्यूयॉर्क में है, विच बिकेम द कल्चर कैपिटल ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स। और ये ब्लैक अमेरिकन्स का कल्चर की एक सेंटर बन गया था, ठीक है। द मूवमेंट रिप्रेजेंटेड अ रीबर्थ रेनेसांस ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी, प्राइड एंड क्रिएटिविटी के। ये एक मूवमेंट था जो ब्लैक अमेरिकन की या ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन की जो है उनकी जो है वो एक उनके लिए प्राइड मूवमेंट था, और वो जो है अपना लिटरेचर लिखने लगे, ठीक है। इसमें लिटरेचर किस तरह था? सेलिब्रेटेड ब्लैक आइडेंटिटी, आर्ट एंड कल्चर। इस टाइम पे जब वो लिटरेचर लिखते थे तो वो ये लिखते थे कि वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो सेलिब्रेट करते थे, अपना आर्ट, अपना कल्चर जो है, उनका कल्चर भी समहाउ आया था। पहले तो उन लोगों के लिए कल्चर मल्चर कुछ नहीं था, बस सब चीज़ें जो है वो वाइट के ही थे, ठीक है। फेमस राइटर लैंगस्टन ह्यूज, ठीक है, लैंगस्टन ह्यूज, ये इस तरह प्रोनाउंसिएशन है, HUGHES इज ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज एक फेमस राइटर है, इसके 3 4 5 पोएम हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिविल राइट मूवमेंट्स ऑफ अमेरिका। ये एक बेस्ट मूवमेंट है। इस टाइम पे जो है इनको राइट्स मिले थे, वोटिंग राइट्स भी मिले थे। अफ्रीकन अमेरिकन को जो है, अफ्रीकन अमेरिकन को सिटीज़न कहा गया था। इवन तो वोटिंग राइट्स मिल जाए तो इसका मतलब है वो सिटीज़न बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, सिविल राइट मूवमेंट जो है वो ये 1950 से 1960 तक था, ठीक है। द सिविल राइट मूवमेंट वाज अ मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। इट मेन गोल वाज टू एंड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन and secure equal rights for the African Americans who had long been treated unfairly in society। अब ये मूवमेंट 1950 से 1960 तक अमेरिका में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आया। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी हुआ था, डिज़ास्टर्स भी आए थे। डिज़ास्टर मीन आई मीन कि वो जो ह्यूमन जो है उन्होंने जो है हम हल्ला गुला मचाया हुआ था। तो इसमें ये किस तरह था, ये सिविल राइट मूवमेंट किस चीज़ पे था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी से, उसको ख़त्म किया जाए, इक्वलिटी लेकर आ जाए और अफ्रीकन अमेरिकन को वोटिंग राइट्स दिया जाए, ठीक है। तो एट द एंड रिजल्ट ये हुआ एंड ऑफ लीगल सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन होते थे ये क्रॉन लॉ में, जिम क्रॉन लॉ में, उसको ख़त्म कर दिया गया। इक्वल वोटिंग राइट्स दी गई थी। ग्रेट अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे कि सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो ह्यूमन से पहले, उससे पहले नहीं उनको ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। इम्प्रूव सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन, उनका स्टेटस जो है उनको इम्प्रूव किया गया था।
ठीक है। लिटरेचर बिकेम अ टूल फॉर प्रोटेस्ट एंड इक्वलिटी। इस टाइम जब सिविल राइट मूवमेंट्स का टाइम होता था, जब वो लिटरेचर लिखते थे तो वो एक लिटरेचर जो था वो प्रोटेस्ट होता था और इक्वलिटी के नारे देता था कि मतलब हमें इक्वलिटी चाहिए, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोगों को जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाए, हम लोगों को जो है वो वोटिंग राइट्स दिए जाए। ठीक है। अब मॉडर्न टाइम में कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो ब्लैक अमेरिकन्स है वहाँ पर अभी भी है, अभी के उनके जनरेशन से, ठीक है, न्यू न्यू जनरेशन आ गए, सदियों पहले जो स्टार्ट हुआ था, अभी जो है वहाँ पर वो सिटीजन बन गए। तो फोकस ऑन आइडेंटिटी, अभी जो लिटरेचर लिखते हैं वो आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं, रेस पे करते हैं, जेंडर पे कहते हैं, सोशल जस्टिस पे कहते हैं, रेसिज्म, फेमिनिज्म, हेरिटेज, इन सब चीज़ों पे करते हैं, क्योंकि ये पहले दिनों से उनके साथ आ रहा है। आइडेंटिटी का इशू था। क्यों आइडेंटिटी का इशू था? क्योंकि वो अफ्रीका से थे और वो अमेरिका में रहते थे, इस वजह से लोग कुछ अफ्रीकन्स कहते थे उसे, कुछ जो है वो अमेरिकन कहते थे, कुछ जो है वो अफ्रीका का जो कल्चर है वो फॉलो करते थे और कुछ जो है वो अमेरिका का करते थे। तो अब लोग ये खुद जो है वो डिस्टर्ब थे कि हम लोग अब अफ्रीकन है या अमेरिकन है। आइडेंटिटी का इशू था। ये सोशल जस्टिस उनको नहीं मिलता था, तो ये अभी भी सोशल जस्टिस के बारे में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है बेचारे इस फेजेस से गुजरे हुए, तो अभी भी जो है वो ये रेसिज्म का बहुत ज़्यादा इशू है, अभी भी है, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ भी है, जो वाइट होता है दैट इज़ कंसिडर ब्यूटीफुल, जो ब्लैक होता है दैट इज़ नॉट कंसिडर ब्यूटीफुल। ठीक है। फेमिनिज्म की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं कि मतलब हम लोग वहाँ से आए हैं, हमारा जो है वो अभी यहाँ पर इससे है लाइक दैट। ठीक है, अभी तो वो सारी बातें जो है वो गुजर चुकी है, तो अभी जो है ये है। अब ये सिंपली ये एक अब ये सिंपली बैकग्राउंड था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो किस तरह आए थे, उन पे किस तरह जुल्म होता था, और वो जो लिटरेचर लिखते थे हर मोमेंट में कौन कौन सा जो है थीम वो फोकस करते थे। ठीक है, अभी हम आते हैं थीम्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। इसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि जो जो लिटरेरी वर्क्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों ने फोकस करना है कि कौन कौन से थीम्स पाए जाते हैं। ओके, थीम्स पे आते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ स्लो एंड स्टेडी, ये जो है वो हार्लेम रेनेसां के पीरियड में वो क्या लिखते थे, सिविल राइट्स मूवमेंट में क्या लिखते थे, ये जो सिविल वार हुआ था उसमें क्या लिखते थे, वही थीम से बस मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, स्लेवरी एंड फ्रीडम एक थीम था, फोकसेस ऑन द क्रूलिटी ऑफ स्लेवरी। पहले 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 वो जब लिखते थे कि हमारे साथ क्या क्या होता था। ठीक है, ठीक है, डिस्क्राइब फिजिकल एंड इमोशनल सफरिंग्स के बयान करते थे, शोज द डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी, कि हमें भी इज्जत दिया जाए, हमें भी फ्रीडम दिया जाए। ठीक है, इस तरह के थीम्स होते थे। दूसरा रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये रेसिज्म का मैंने बताया था कि इवन जब स्लेवरी ख़त्म हुई थी 1965 1865 में, तब भी उनको जो है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, ये सेग्रीगेशन उनको अलग किया जाता था, उनके बाथरूम, उनके वॉशरूम, उनके ऑफिस, उनके काम सारे अलग थे। सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी होती थी, एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, तो ये बताते थे अपने लिटरेचर में कि हमारे साथ किस तरह का जो है वो इनजस्टिस होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, इन लोगों का आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा इशू था। दिस थीम एक्सप्लोर्स हु एम आई, ये राइटर्स खुद लिखते थे कि मैं क्या हूँ, क्या मैं अफ्रीकन हूँ, क्या मैं अमेरिकन हूँ, क्या मैं वाइट हूँ, क्या मैं ब्लैक हूँ, क्या मैं नेग्रू, ये नेग्रू का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, क्या मैं नेग्रू हूँ, क्या मैं प्रोलेटेरिएट हूँ। तो वो बेचारे इस तरह के मसले होते थे, क्योंकि कुछ लोग इसे एक समझते थे, कुछ दूसरे अंदर से वो अपने जो है कल्चर्स रिलीजन को फॉलो करते थे, और अमेरिका में आते थे तो वो अपने जो है वो रिलीजन, अपने रूल्स रेगुलेशन उन पे इम्पोज करते थे। ठीक है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अफ्रीकन हेरिटेज एंड अमेरिकन कल्चर, इस तरह का कन्फ्लिक्ट होता था, इसी वजह से आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी का जो है वो इशू होता था उनके लिए। डबल कॉन्शियसनेस, ये एक थीम है, आप लोगों ने देखना है, ये आप लोगों का टास्क भी है। ठीक है, डबल कॉन्शियसनेस में इस तरह था कि उनके माइंड दो जगह होते थे, उनकी आइडेंटिटी दो जगह, उनके कल्चर दो जगह। तो डबल कॉन्शियसनेस में आप लोगों ने ये थीम लिख के हैंड रिटन से पेज पे लिख के आप लोगों ने शेयर करना है मेरे साथ। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, ये जो मैंने आप लोगों को कहा था कि सिविल राइट मूवमेंट्स में वो लोग करते थे कि मतलब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे या हम लोग इस तरह रेजिस्ट करेंगे, ये हम जो वाइट अमेरिकन है उनके जो है इनजस्टिस को, स्पीकिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, डिमांडिंग सिविल राइट्स, इंकरेजिंग सोशल चेंज। ठीक है, ये आइडेंटिटी एंड डिस्कवरी का मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट हो गया है। थीम कल्चर हेरिटेज, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो
फिर जब हार्लेम रेनेसांस आया था तब जो है उन लोगों का कल्चर का हब जो है वो हार्लेम बन गया था, ठीक है। उससे पहले उनका कल्चर कुछ भी नहीं था। तो सेलिब्रेशन ऑफ अफ्रीकन रूट्स एंड ट्रेडिशन, म्यूज़िक, जैज़ एंड ब्लूज़, वो अपना म्यूज़िक फिर स्टार्ट करने लगे। ये जैज़ और ब्लूज़ म्यूज़िक टाइप ऑफ म्यूज़िक है, ठीक है, जिसमें ये ब्लूज़ में जो है वो सीरियस सफरिंग्स वगैरह की बात होती थी, और जैज़ जो है वो अपने यूनिक रिदम्स की वजह से मशहूर होता था, ठीक है। फोल्क लॉर एंड ओरल ट्रेडिशन इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे, और अफ्रीकन कस्टम्स एंड हिस्ट्रीज कि वो कल्चर और हेरिटेज में अपने अपने जो है अपने गाने जो गुनगुनाते थे, अपने जो अफ्रीका में वो लोग क्या करते थे, क्या बोलते थे, कस्टम क्या था, वो वाले लिखते थे, ठीक है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्रिश्चियनिटी एंड फेथ, ये लोग जो है वो जो है अपने रिलीजन के साथ अब अपने हर रिलीजन का जो है अपना अपना तरीका होता है, तो ये लोग जो है अपने रिलीजन को फिर जो है उनके रूल्स रेगुलेशन या उनका जो चीज़ें हैं वो फॉलो करने लगे बाद में। पहले तो वो मिक्सचर हो गए थे, मिक्स हो गए थे, ठीक है। होप एंड सर्वाइवल थ्रू सफरिंग्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ्स, कि ये रिलीजन जो है फिर वो अपने रिलीजन की वजह से जो है वो होपफुल थे, या इसके अलावा जो है वो सिंपली होपफुल थे। फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक ये जो है उनको क्या मिलेगा, उनको जो है वो फ्रीडम मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, आइडेंटिटी का इशू ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का राइटर्स होते थे, इस तरह की थीम्स लिखते थे। बहुत सारे राइटर्स हैं, मैंने इनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अब जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे वी विल गो थ्रू दैट। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। समहाउ मुश्किल है, थीम्स मुश्किल नहीं है, वो हिस्ट्री समहाउ मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये अफ्रीकन अमेरिकन क्या करते थे, किस तरह आए, और उनके साथ कौन कौन से इनजस्टिस होते थे। तो होप यू पीपल अंडरस्टूड। वी विल गो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कोई पोएम पढ़ेंगे, फिर आप लोगों ने थीम्स जोड़ने हैं। अभी जो मैंने टास्क दिया है डबल कॉन्शियसनेस का, वो आप लोगों ने करना है और सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।